लास्ट क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में सीखा था, तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए थे। थोड़ी सी दो चार बातें और करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर ट्रायंगल ओ पी क्यू वेयर ओ इज ओरिजिन, पी लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड क्यू लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। इफ पॉइंट 3,1 lies on the line segment PQ, then smallest area of triangle POQH। देखिएगा क्या कहा है बच्चों। ये बच्चों एक्सेस हमने बना लिए। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है भाई कि O ओरिजिन है और पॉइंट P पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो मान लीजिए यहाँ कहीं है, और पॉइंट Q पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ उसको आप ले लीजिएगा। और कहा गया है कि भाई ये जो PQ सेगमेंट बना है, ये जो लाइन सेगमेंट PQ बना है, इस पे एक पॉइंट है 3,1। तो ये जो ट्राइंगल आपका POQ बना, इसका मिनिमम एरिया क्या होगा ये पूछा गया है। अब देखिए क्या है कहानी बच्चों। आपका एक तो ये पॉइंट फिक्स है 3,1। ये जो आपको लाइन सेगमेंट बनाना है, ये इस पॉइंट से पास करते हुए बनाना है। तो ऐसे हम बहुत सारे अलग अलग बना सकते हैं। जैसे ऐसे बना लो, यहाँ से ऐसी एक लाइन बना लो, या उधर से कहीं से ऐसे बना लो। तो कई सारे तरीके से आप ये PQ लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। जैसे एक हम ऐसे हल्का सा ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ऐसे आपने एक बना लिया, तो ये भी तो बन गया ना। ये पॉइंट आपका P हो गया और ये पॉइंट आपका Q हो गया। तो ऐसे एक ट्रायंगल ये बन गया। तो इस तरीके से इनफाइनाइट ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, जिनका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा और दूसरा ये जो लाइन सेगमेंट PQ है उस पे होंगे, और वो लाइन सेगमेंट 3,1 से पास करेगा। ऐसी इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट बनाए जा सकते हैं जो 3,1 से पास करेंगे। तो आपसे इनमें से उस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है जिसका एरिया सबसे कम होगा भाई। तो भाई इस ट्रायंगल को आप देखें, ये पॉइंट तो 0,0 है। अब ये पॉइंट यदि हमें किसी तरीके से पता चल जाए और ये वाला पॉइंट हम कुछ पता करें, तो उसके बाद एरिया निकल आ जाएगा और फिर उसको मिनिमम करने के बारे में सोचेंगे भी। अब हम बच्चों ये पॉइंट को लेट कर लेते हैं। ये ले लीजिए पॉइंट है A,0 और ये मान लीजिए बच्चों 0,B है। भाई पॉइंट x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 है, और पॉइंट y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 है। अब भाई बच्चों इस 3,1 का हमें यूज करना है। तो यहाँ में सेक्शन फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है। देखो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, बीच में कहीं एक पॉइंट 3,1 है। तो सेक्शन फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है। तो हम इस रेशो को लेट कर लेते हैं। मान लीजिए रेशो है K/1। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए R रख देते हैं। तो हमने लेट कर लिया है कि भाई जो PR अपॉन RQ है वो K/1 है। मीन्स ये पॉइंट R PQ को K/1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। आप बच्चों सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 3 इज इक्वल्स टू 0 इंटू K प्लस A अपॉन K+1। तो भाई यहां से A का वैल्यू आ गया है और A का वैल्यू कितना आ गया 3 इंटू K+1 है ना। ये तो 0 ही हो गया, तो A का वैल्यू 3 इंटू K+1 बच्चों आ गया है। आप बिल्कुल ऐसे B का वैल्यू भी निकालेंगे तो फिर y कोऑर्डिनेट में सेक्शन फॉर्मूला लगा। सो 1 इज इक्वल टू K इंटू B प्लस 1 इंटू 0, K इंटू B प्लस 1 इंटू 0 और डिवाइडेड बाय K+1। सो यहां से बच्चों देखो B का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये K+1 और ये K चला जाएगा अपॉन में। सो इट्स K+1 अपॉन K। तो बच्चों A और B दोनों वैल्यू अपने पास आ गए हैं। आप निकालेंगे एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ ये होगा बच्चों हाफ ऑफ AB। तो देखो ना ये लेंथ A है और ये वाला B है, तो हाफ बेस इंटू हाइट मीन्स हाफ ऑफ 3 इंटू K+1 इंटू K+1 अपॉन K। सो बच्चों ये बन गया 3/2। भाई ऊपर K+1 इंटू K+1 है तो K+1 का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर ओपन कर दो आप, तो K² प्लस 1 प्लस 2K और अपॉन में है बच्चों K। आप बच्चों देखिएगा 3/2 K प्लस 1/K प्लस 2, ये देखो जी ये वैल्यू आ गया है।
और बच्चों यहाँ ये जो k है ना, ये पॉजिटिव नंबर ही होगा भाई। यहाँ डायग्राम से देखो, जो 3,1 पॉइंट होगा वो इसको इंटरनली तो डिवाइड कर रहा है, तो k का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से देखो भाई, इसके बारे में आप क्या जानते हो, k प्लस 1/k, जो k प्लस 1/k है इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है। k प्लस 1/k का मिनिमम वैल्यू 2 होता है, पढ़ा था ना प्रॉपर्टी भी, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू बच्चों 2 हुआ। तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 है, तो टोटल एरिया का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर स्मॉलेस्ट एरिया क्या होगा, तो इसको आप 2 पुट कर देंगे भाई, तो ये क्या बन गया 3/2 इंटू 2 + 2, कितना आ गया बच्चों एरिया आ गया 6। तो मिनिमम जो एरिया आएगा, स्मॉलेस्ट एरिया जो आएगा वो होगा बच्चों 6 यूनिट। और समझिए इस कहानी को, और ये 6 आया कब है, जब k प्लस 1/k का वैल्यू 2 हो गया है। और k प्लस 1/k का वैल्यू 2 कब होगा, जब k का वैल्यू 1 होगा। और यदि k का वैल्यू 1 हुआ तो ये 3,1 PQ का मिड पॉइंट होगा। तो क्या हमने जान लिया है, जब 3,1 PQ का मिड पॉइंट होगा तो ट्राइंगल का एरिया मिनिमम होगा। याद रख सकते हैं हल्की फुल्की बात। यदि कोई आपको ऐसे ट्राइंगल बनाना हो, 2 एक्सिस और एक किसी लाइन से, जो लाइन एक गिवन पॉइंट से पास करती हो, तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया मिनिमम तब होता है जब ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है बच्चों। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है, वो कोलिनियरिटी को भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेट कर सकते हैं बच्चों। कैसे कहते हैं, इफ पॉइंट्स A, B, C are collinear, if point A, B, C are collinear, then area of triangle ABC is equal to 0 बच्चों। भाई यदि तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हो गए तो वैसे तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, लेकिन आप थ्योरेटिकली समझ सकते हैं कि भी एक लाइन, जैसे आप ऐसे देखो, ऐसे अपना ट्राइंगल होता है, तो ये ट्राइंगल का बेस होता है और ये ट्राइंगल का हाइट होता है। अब यदि ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन पे आ गया, ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन पे आ गया, तो ये जो हाइट है, ये हाइट कितना हो गया, 0 हो गया। और हाइट 0 हो गया तो एरिया कितना आ गया भाई, 0 आ गया। तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया बच्चों 0 होगा। कोलिनियरिटी चेक करने के लिए 2 तरीके हम पहले ही सीख चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल आप पुट कर देंगे। तो आइए इससे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो आपको 3 पॉइंट दिए होंगे, कहेगा भाई कोलिनियर है, देख के बताओ है या नहीं, तो आप एरिया निकाल लोगे, या आपको वो 3 पॉइंट दे देगा, उनमें से एक को अननोन कर देगा और कहेगा कोलिनियर है, अननोन का वैल्यू निकालो। तो ऐसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चल, क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if the points x, -1, 5, 7 and 8, 11 are collinear। देखो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आपको एरिया एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भाई इसको, हम ये जो 3 पॉइंट हैं इनसे एरिया निकालेंगे और एरिया को 0 के इक्वल रख देंगे तो उससे एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो भाई एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने 2-3 तरीके आपको आते हैं, कोई भी यूज कर लेना, हमें तो वही पसंद है जी, ये वाला। ये x -1, 5, 7, 8, 11 x -1 सॉल्व कर लो जी इसको। और ये किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है, तो अभी 0 के इक्वल रख देते हैं। आप सॉल्व कर लो, तो ये 1/2, तो ये भी उधर 0 में चला जाएगा भाई। तो यहाँ सॉल्व करो, कितना आ गया, 7x + 55 -8 -11x + 56 -5 = 0। अब x वाला देखो जी, यहाँ है 7x और यहाँ हो गया -11x, तो माइनस का 4x। ये देखो कितना बन गया जी, 55 - 8, ये हो गया 47, माइनस यहाँ देखो जी 56
-5 तो हो गया 51, माइनस का 51 इज इक्वल टू 0। सो -4x और ये देखो भैया कितना बन गया, -4 शायद बन गया, -4 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1। x का वैल्यू बच्चों आ गया है -1। तो जब x का वैल्यू -1 होगा तो ये पॉइंट्स कोलिनियर बनेंगे भाई, बड़े आराम से समझ में आ ही गया होगा। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं कोलिनियर वाले से। if points a comma 0 0 comma b and x comma y are collinear then find the value of x upon a plus y upon b। तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं बच्चों, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी का वैल्यू फाइंड करना है। आइए देखिए कैसे करेंगे। वही बच्चों आप एरिया फाइंड करेंगे और एरिया को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो एरिया कितना आएगा भाई, हाफ a0 0b xy a0। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 1/2 0 में जाना है जी, मल्टीप्लाई कर लो भैया। ab इसको इससे कर लो भैया 0, इसको इससे करोगे 0 माइनस ay प्लस bx और वो हो गया 0। तो क्या बना देखो जी, ab माइनस ay प्लस bx, ये फाइनली बच गया। बाकी तो 0 थे उनको हटा दिया ये, ठीक है। अब आप देखिएगा ये माइनस में, ये वाला प्लस में, तो एक को उस साइड ले जाओ तो यहाँ से रिलेशन ऐसा बन जाएगा कुछ, bx प्लस ay और इक्वल्स टू ab। अब इसको ab से आप डिवाइड कर दो, ab से डिवाइड करोगे ऐसा बनेगा बच्चों, bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल टू 1। यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, सो बचा x अपॉन a, यहाँ a से a कैंसिल होएगा, y अपॉन b, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो बच्चों वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आ गया है 1। तो भाई हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड 2-4 बातें और कर डाली। अब ये टॉपिक आपका खत्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक जो हम सारी चर्चाएं कर रहे थे बच्चों, ये सब पुराना ही पढ़ा हुआ था, जूनियर क्लासेस में आपने सब इतना सीखा ही होता है। कुछ बच्चों ने तो इससे ज़्यादा भी सीखा होता है, कुछ बोर्ड में इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन इतना तो सबने सीखा होता है। अब तक ये जो चैप्टर चल रहा था बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम इसका नाम कह सकते हो, पॉइंट इसको कह सकते हो, पॉइंट के बारे में ही चर्चा थी। अब से हम आगे स्टार्ट करेंगे बच्चों स्ट्रेट लाइन। तो अब आइए स्ट्रेट लाइन की शुरुआत करते हैं। बच्चों स्ट्रेट लाइन क्या होता है वो बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सब बचपन से जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है ना भी। तब उससे रिलेटेड जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनकी अब शुरुआत करते हैं बच्चों। आओ बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों स्ट्रेट लाइन का, वो है बच्चों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। बच्चों लाइन का मतलब यहाँ स्ट्रेट लाइन ही होगा, सब जगह लाइन ही बोलते हैं। नॉर्मल भी जब बच्चा लाइन बोलता है तो वो उसको स्ट्रेट लाइन ही समझता है। वैसे असलियत में तो नाम स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन नॉर्मली लाइन का मतलब भी सब लोग क्या समझते हैं, स्ट्रेट लाइन ही समझते हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इसका क्या मतलब है बच्चों, देखिए इसका मतलब ये होता है बच्चों, ये जो अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है। कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, कुछ नादान तो ऐसे समझते हैं कि भाई ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर जाओगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ लॉजिक ऐसे है कुछ, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाती है तो उसका जो इंक्लिनेशन है उसको आप थीटा कहते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हुआ। तो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन के मतलब ये होता है बच्चों, हमने सीखा है एंगल में डायरेक्शन दो होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि आपको एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो ये जो बना,
तो ये जो एंगल थीटा है ये कौन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। दूसरा देखिए एक डायग्राम, यदि ये अपना एक्स एक्सिस है, यहां ओरिजिन हो और ये लाइन आप ऐसे बनाएं और ये एंगल थीटा है, तो अब भी इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, अब भी इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ही है बच्चों। लेकिन एक बार फिर देखिएगा, जैसे ये अपना एक्स एक्सिस है और एक लाइन हमने ऐसा बनाया, तो अब इसमें यदि ये वाला एंगल थीटा है, यदि ये वाला एंगल थीटा है, तो इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि आप इसको एंगल को देखें तो एक्स एक्सिस से जब लाइन की तरफ आप जाओगे, एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ जाओगे, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन है जी, यहां से चलो ना यार, यहां से एक्स एक्सिस से कौन सी डायरेक्शन में चलो, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलो। तो अब ये जो एंगल है, ये जो पाई माइनस थीटा एंगल है, ये है एक्चुअली में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब एक बच्चा कहता है सर आप वहीं से क्यों चल रहे हो हर बार, मैं तो यहां से चलूंगा। आपने कहा ना भी एक्स एक्सिस से चलना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो मैं वहां से नहीं, मैं तो यहां से चलूंगा। तो यहां से चल ले भैया, यहां से चला ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। मतलब कहीं से भी आप चलो, आपको एक्स एक्सिस से चलना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है बच्चों। अब एक बच्चा इसमें एक बात और कहता है, बोला सर ये ऐसे आप चले ऐसे, मैंने लाइन को यहां देखा नहीं, मैं तो घूम के एक चक्कर लगा के आऊंगा। तो ऐसे भी मैंने एक चक्कर पूरा कर दिया, यहां दिखाते हैं बना के दोबारा ना। मैं कह रहा हूं कि मैं तो ना ऐसे चला, यहां से चला और ऐसे घूम के आया। अब इसमें देखो सर क्या है ना, ये एंगल तो थीटा है ही, लेकिन मैंने लाइन को यहां देखा ही नहीं, मैं तो घूम के यहां आ गया, मैंने लाइन को यहां देखा। अब मेरे हिसाब से तो एंगल कितना बन रहा है, पाई प्लस थीटा बन रहा है। देखो मैंने एक्स एक्सिस से शुरू किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चला और लाइन के पास तक पहुंचा, तो मेरे हिसाब से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, पाई प्लस थीटा होना चाहिए। फिर एक बच्चा कहता है सर मैं तो एक चक्कर लगा के आऊंगा, यहां से पूरा घूमूंगा और घूम के फिर यहां आ जाऊंगा, और अब एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो मैं तो कहूंगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 2 पाई प्लस थीटा है। बिल्कुल सही बात है जी, जो मर्जी ये कह लो आप, पाई प्लस थीटा कह लो, थीटा कह लो, 2 पाई प्लस थीटा कह लो, 3 पाई प्लस थीटा कह लो, सब एंगल तो सेम ही काम करेंगे इस लाइन के रेस्पेक्ट में। लेकिन आपको आंसर कौन सा बताना है, सबसे छोटे वाला। थीटा की जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मान लो ये थीटा 45 है, तो 45 भी कहना सही है एंगल, तो कि एक्स एक्सिस से लाइन जो बना रही है 45 बना रही है, और यदि कोई कहता है 180 प्लस 45 बना रही है, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसको कहा जाएगा, 45 को, जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। भाई उम्मीद है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चर्चा करेंगे स्लोप के बारे में। भाई बड़ा एक इंपॉर्टेंट नाम है स्लोप। स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। स्लोप ग्रेडियंट एक ही नाम है, नॉर्मली स्लोप ही यूज होता है, ग्रेडियंट तो कम ही यूज होता है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन में लिख दिया जाए कभी। अब स्लोप का क्या मतलब है बच्चों, यदि किसी लाइन का इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, उम्मीद है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप समझ गए। यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप होता है बच्चों tan थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा। स्लोप को जनरली m से डिनोट करते हैं, स्लोप को जनरली m से डिनोट करते हैं, तो m होता है बच्चों tan थीटा। यहाँ थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बच्चों। अब थोड़ा इसी पे वर्क कर लेते हैं, हम डिफरेंट डायग्राम अभी बना रहे हैं, आप उनमें स्लोप निकाल के बताना, ठीक है बच्चों। दोनों एक्सिस हम बना रहे हैं अभी आपके साथ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एंगल बच्चों 60 डिग्री है। बताओ बच्चों इस लाइन का स्लोप कितना होगा।
तो जो लाइन का स्लोप निकालने के लिए तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक्स एक्सिस से चलना शुरू होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये वाला इधर वाला एंगल 60 दिया था, तो इधर वाला कितना होएगा 120 होगा, 180 माइनस करके आएगा, तो ये 120 होगा। तो इसका स्लोप कितना हो गया 10 120, इसका वैल्यू आ गया बच्चों 10 120 स्लोप का वैल्यू। इसका वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था ना यार, 180 माइनस 60 करके निकाल लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -√3। आपको किताबों में तो छोटे छोटे सवाल भी मिलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है आप स्लोप निकालो, वो तो हम ऐसे ही निपटा देने। चलो और देखो जी, ये ऐसा एक लाइन बनाया और कहा कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है लाइन का वो 30 डिग्री है। तो बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा, बताओ, ये सॉल्व करो क्वेश्चन भैया, सॉल्व करो। तो भाई स्लोप निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सबसे पहले डायग्राम में वो एंगल देख लो कि कौन सा एंगल होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये है जी, ये वाला एंगल, ये होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब अपने जो बचपन में आपने ज्योमेट्री का इतना ज्ञान अर्जित किया था उसको इसमें आप यूज कर लो भाई। देखो ये एंगल 30 है, तो ये बच्चों कितना हुआ बताओ, अरे ये भी हुआ 30, नाम सुना है क्या, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वो 30 तो ये भी 30। अब ये कितना है रे बच्चों, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये 30 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आ गया, 60 आ गया। तो भैया स्लोप कितना हो गया रे, स्लोप हो गया 10 60, और 10 60 का वैल्यू होता है √3। देखो बच्चों जब लाइन ऐसे बनती है, ऐसे तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है, और जब ऐसे बनती है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। मतलब कि यदि लाइन नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है तो स्लोप नेगेटिव है बच्चों, ठीक बात है नहीं। और ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखना कैसे है, लेफ्ट टू राइट में देखना। एक बच्चा कह रहा सर देखो ये भी ऊपर को जा रही है, तो ऐसे नहीं देखना, लेफ्ट टू राइट में देखना है। तो लेफ्ट टू राइट में जाते हुए देखो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है लाइन, तो इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ये इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ये देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है तो इसका स्लोप नेगेटिव है, ये देखो नीचे से ऊपर को जा रही है मतलब स्लोप पॉजिटिव है। क्लियर बात हुई भाई। अब ये जो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा है, इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना। यदि ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से ज़्यादा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, सिंपल बात है। तो उम्मीद है डायग्राम देख के आप पहचान लोगे कि भी स्लोप क्या होगा या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं भाई स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा भाई। एक्स एक्सिस के बारे में यदि बात करें तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, 0। वो तो सेम ही हो गए ना दोनों, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 0 बनाएगा, तो इसलिए स्लोप क्या आएगा, tan 0, और tan 0 का वैल्यू कितना हुआ बच्चों, 0 हुआ। तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। अब यदि आपको कोई ये पूछे कि भाई एक लाइन का स्लोप 0 है तो बताओ वो लाइन कौन सी है, तो बच्चे ने कहा सर बहुत आसान है, तो एक्स एक्सिस है। अब देखिएगा कहानी में, जैसे ये एक्स एक्सिस है, अब यदि हम इसके पैरेलल ऐसी लाइन बनाएं तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये भी तो 0 ही एंगल बना रही है ना, दोनों का सेम ही डायरेक्शन है। तो एक्स एक्सिस कहो या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहो, दोनों का स्लोप सेम ही होता है। तो याद कर लिया, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी उसका स्लोप भी 0 होगा। दूसरी बात बच्चों, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। अब इस स्लोप ऑफ वाई एक्सिस के लिए आप क्या देखेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, और वाई एक्सिस तो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं भाई। तो इसका वाई एक्सिस के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हुआ 90 डिग्री, सो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हुआ tan 90 डिग्री,
और tan 90 डिग्री कितना होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों y एक्सिस का स्लोप कितना होता है, नॉट डिफाइंड। कोने में को लिख लेना 1/0, सही। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस कितना होता है, नॉट डिफाइंड। और y एक्सिस के पैरेलल भी कोई लाइन होगी तो उसका स्लोप भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा बच्चों। स्लोप ऑफ लाइन इक्वली inclined with the coordinate axis उस लाइन का स्लोप बताओ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उस लाइन का स्लोप जो दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है, इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इक्वल एंगल बनाती है। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा भैया इसके लिए, तो उससे देखा जाएगा। ये हमने बनाया भैया कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक ऐसी लाइन बनाओ जो दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही हो। बच्चा कह रहा है सर यहाँ से बनाओ, देखो बीच से बिल्कुल बीच से निकाल दो एक लाइन। ये देखो दोनों एक्सिस से ना इक्वल एंगल बना रही है ये वाली लाइन। और ये देखो टोटल एंगल ना सर 90 डिग्री होता है, तो इसका आधा एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो इंक्लिनेशन 45 डिग्री आ गया, इसलिए स्लोप कितना हो गया, स्लोप तो 1 हो गया। तो क्या बोल दिया, tan 45 डिग्री मतलब कि 1। अब एक बच्चा कहता है सर एक लाइन तो आपने ऐसे बना दी, क्या मैं ऐसी लाइन नहीं बना सकता क्या? ये वाली लाइन देखो, ये भी तो दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है ना, तो यहां भी 45 एंगल बनेगा। लेकिन इस लाइन के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, उसके लिए वहां से घूम के आना पड़ेगा ऐसे। तो भाई 90 तो यहां तक हो गया, आगे 45 हो गया, तो ये एंगल टोटल बन गया 135 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या हो सकता है, 135 डिग्री। और tan 135 कितना होता है, -1। तो स्लोप क्या आ गया, +1 -1। तो भाई यदि कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इक्वल एंगल बनाती है, तो उसका स्लोप 1 होगा या तो -1 होगा बच्चों। बच्चों स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव वाली भी एक बात लिखवा देते हैं आपको जी। यदि बच्चों आप कहते हो इफ स्लोप is negative, if slope is negative then angle of inclination स्लोप नेगेटिव है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, देखो स्लोप नेगेटिव ऐसी वाली का होगा। और ऐसी वाली लाइन कब बनेगी, जब ये वाला एंगल 90 से ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। और ग्रेटर देन 90 एंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ऑब्ट्यूज एंगल। और सेम ऐसे ही लिख सकते हो आप, इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन angle of inclination is acute angle, 90 से छोटा होगा बच्चों, एक्यूट एंगल होगा। बात क्लियर हुई। स्लोप नेगेटिव तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज एंगल होगा, 90 से बड़ा होगा। और स्लोप पॉजिटिव होगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 से छोटा होगा बच्चों। आइए बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं, यदि हमें लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है तो फिर आप स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। क्या कहते हैं अभी, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। मतलब लाइन पे आपको यदि 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो उससे आप स्लोप कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। तो एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं सभी। यहाँ एक इस पे पॉइंट गिवन है ax1, y1। एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए bx2, y2। कोऑर्डिनेट एक्सिस भी आप बना लीजिए भाई ऐसे। ये देखो, ये तो इतनी बार ऐसा काम हम कर चुके हैं, आपको खूब रट चुका होगा ये। आप देखो भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, उसके x2, y2। तो
तो y एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस x1 होगा और यहाँ से लेके वहां तक x2 होगा, तो ये बीच वाला जो आएगा ये आएगा x2 माइनस x1। ऐसे ये वाला आएगा y2 माइनस y1, है ना भी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक y1 होगा और ये वहां से लेके यहाँ तक y2 होगा, तो ऊपर वाला y2 माइनस y1 बनेगा भाई। अब बच्चों यदि इसको हम लाइन को पीछे ले आओ ऐसे, यहाँ ले आओ ऐसे और यहाँ ले आओ ऐसे भी। अब इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है जी, ये वाला जो एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। समझ जाते हो कि बचपन की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। तो ये वाला एंगल भी थीटा है। हमें स्लोप निकालना है और स्लोप कौन होता है, टेन थीटा होता है। स्लोप होता है बच्चों टेन थीटा। तो इस ट्राइंगल में आप टेन थीटा का वैल्यू निकाल दो बच्चों, कितना आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ गया बच्चों स्लोप का फॉर्मूला। तो बच्चों यदि आपको 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो आप इस फॉर्मूले से स्लोप फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बच्चों। तो याद रखना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होता है। आइए इसे एक छोटा मोटा सवाल कर लेते हैं। सवाल कि आपको 2 पॉइंट दे देंगे, आप भैया स्लोप बता देना। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन adjoining पॉइंट्स। देखिए जी बिल्कुल सिंपल सा एक सवाल पूछ लेते हैं। 1,2 एंड 3,4, 1,2 एंड 3,4 इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने लाइन का स्लोप बताइए बच्चों। इतना आसान है, ऐसे ही निकाल देते हैं। क्या फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1। तो ऊपर कितना हो गया 2 और नीचे भी हो गया 2, और 2 अपॉन 2 कितना होता है भाई 1 होता है। तो स्लोप आ गया बच्चों 1। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और, 8t1 स्क्वायर 2a t1 एंड 8t2 स्क्वायर 2a t2। बच्चों ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनसे ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप बताना है भाई। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे भाई। स्लोप कितना आ गया y2 माइनस y1 2a t2 माइनस 2a t1। नीचे बच्चों a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर। अभी देखो a तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 इंटू t2 माइनस t1। नीचे देखो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होगा, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर दो, तो भाई आएगा t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1। t2 माइनस t1 आप कैंसिल कर दोगे तो क्या बचा 2 अपॉन t2 प्लस t1। ये बच्चों आ गया स्लोप 2 अपॉन t2 प्लस t1 बच्चों आ गया स्लोप। तो ऐसे तो और क्वेश्चन कराने की कहाँ ऐसी जरूरत है कि आपको 2 पॉइंट दिए स्लोप निकालना, बहुत आराम से कर ही दोगे। इसका उल्टा सवाल क्या बन सकता है भाई, आपको स्लोप दिया हो, एक पॉइंट में कुछ अननोन डाल दिया जाए, उस अननोन का वैल्यू पूछ लिया जाए। वैसे तो बहुत आसान है, फिर भी चलो एक सवाल कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ x, find value of x so that slope of line joining 2,5 and x,3 is 2। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2,5 एंड x,3 एच 2। तो सिंपली आपको 2 पॉइंट दिए हैं, उनका स्लोप दिया है, x का वैल्यू निकालना है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है जी। स्लोप निकाल दो आप एक बार भाई। 2 पॉइंट आपको गिवन है तो स्लोप कैसे निकलेगा रे। देखो माइनस आप इधर से इधर कर लो या इधर से इधर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लो, या इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लो, बात एक ही होती है। चलो इधर से इधर ही कर लेते हैं। 3 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, और आपको गिवन कितना है स्लोप आपको गिवन है 2। ये गिवन स्लोप है बच्चों 2।
अब ऊपर देखो कितना वैल्यू आ गया, -2, इसको उधर ले जाना, 2 इंटू एक्स माइनस 2, भाई 2 से 2 तो कट जाएगा, सो -1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, सो भाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो बच्चों एक्स का वैल्यू आ गया है 1, एक्स का वैल्यू 1 होगा तो स्लोप 2 के इक्वल आएगा। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आप बन सकते हैं, बड़े आराम से ऐसे सब हो जाते हैं बच्चों। उम्मीद है बात क्लियर हुई भाई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। अभी बच्चों कोलिनियरिटी की बात भी हम स्लोप से कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, इफ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर देन, भाई ऐसे आप बनाओ ये लाइन है, इस लाइन पे पॉइंट ए बी और सी। बच्चों अब तक एक बात तो आप समझ चुके होंगे, जैसे एक पूरा बड़ा लाइन है, उसका कुछ स्लोप है, यदि उसका छोटा सा टुकड़ा काट ले, मतलब एक लाइन सेगमेंट बना दें, उसका स्लोप भी वही सेम होगा। लाइन का स्लोप कहीं या लाइन सेगमेंट का स्लोप कहीं, बात एक ही है, क्योंकि जो भी आप लाइन का कोई भी पार्ट लेंगे वो एक्स एक्सिस एंगल तो सेम ही बनाएगा। तो जैसे ये पूरा ए सी है, या कहो बी सी है, या कहो ए बी है, ये सब एक ही लाइन के पार्ट हैं, तो इसलिए इन सब का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो भाई बस स्लोप का सिंपल कंसेप्ट हो गया है। यदि पॉइंट्स कोलिनियर हैं देन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। आपको ए सी कहना है तो आप ए सी भी कह सकते हैं। बात क्लियर हुई भाई। तो यदि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। बच्चों कोलिनियरिटी चेक करने का ही हमने फोर्थ तरीका सीख लिया है। पहले देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से सीखा था, फिर सेक्शन फॉर्मूले से सीखा, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल से सीखा, और उसके बाद आज स्लोप से सीखा। विद्वानों का ऐसा मानना है या बच्चों का ऐसा मानना है कि ये स्लोप वाला तरीका होता है, सबसे ज़्यादा पसंद आता है, या इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसानी से होते हैं। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था आज कोलिनियर वाला, ऐसी वही सवाल दोबारा करते हैं। कौन सा सवाल किया था, याद है ना? क्वेश्चन ये था भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द पॉइंट्स x, -1, 5, 7 एंड 8, 11 आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो भाई x का वैल्यू क्या होगा? तो क्या करेंगे भैया, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको आप c मान लो, और स्लोप निकाल दो। तो भाई स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। तो इन दोनों से पहले आप स्लोप निकालो, तो 7 -1 अपॉन 5 - x, इनसे निकालो तो 11 - 7 अपॉन 8 - 5, 11 - 7 अपॉन 8 - 5। तो भाई ऊपर देखो कितना बन गया 8, और नीचे कितना है 5 - x। अब यहाँ देखो कितना बन गया, ये बन गया 4, और यहाँ नीचे देखो कितना बन गया है, ये नीचे बन गया है 3। अब देखो इससे इसको थोड़ा आप कैंसिल कर देना, ऐसे ही से कैंसिल कर लो, कैंसिल थोड़ा सा कर दो, तो यहाँ आ गया भैया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो ये हो गया इधर 6 और इधर हो गया 5 - x। तो सीधे सीधे यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा -1, है ना भाई। x को इधर ले आना, 6 को उधर ले जाना, तो x का वैल्यू आ गया बच्चों -1। तो इस प्रकार से हम स्लोप की हेल्प से कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। ठीक बात है बच्चों। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। आओ तो दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना सीखते हैं बच्चों। ऐसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन बच्चों ये है, ये दो लाइंस हमने बनाई हैं, इनके बीच का हमें फाइंड करना है बच्चों एंगल। बच्चों पहले तो ये समझिएगा कि जैसे ये दो लाइंस बनी हैं तो इनके बीच में टोटल 4 एंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे। भाई एक ये वाला एंगल,
एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं? 4 एंगल दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। अब बच्चा कहता है सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, इसलिए सर ये 4 नहीं है, ये तो 2 ही हैं, एक ये और एक ये। बिल्कुल बात सही है। तो जब 2 लाइन के बीच का एंगल आपसे पूछा जाएगा तो 2 एंगल बनेंगे, एक ये वाला एंगल बनेगा और एक ये वाला एंगल बनेगा बच्चों। अब ये इन 2 को भी यदि आप देखो तो इन 2 में भी दोनों निकालने जरूरी नहीं है, आप एक ही निकाल लो तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। अरे देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। तो इन दोनों में से भी आपको कितना निकालना है? एक ही एंगल निकालना है। तो हमें वास्तव में कितना एंगल निकालना होता है? एक ही एंगल निकालना होता है। आप बच्चों जब ऐसे आप बनाएंगे लाइनें तो ये जो 2 एंगल बनेंगे इन दोनों का सम तो 180 है, तो इनमें से एक 90 से छोटा आएगा, एक 90 से बड़ा आएगा, या दोनों 90-90 आएंगे। तो 90-90 वाला केस यदि छोड़ दिए जाए तो एक 90 से बड़ा आएगा और एक 90 से छोटा आएगा, मतलब कि एक एक्यूट आएगा और एक ऑब्ट्यूज आएगा। मान लो एक आपका 60 डिग्री आया तो दूसरा 120 डिग्री आएगा। तो विद्वानों ने क्या रास्ता निकाला भाई, जैसे 2 लाइन है उनके बीच में एंगल 60 डिग्री बन रहा है और ये वाला 120 बन रहा है, तो कोई पूछेगा बताओ जी कितना एंगल है, तो एक बच्चा कहेगा 60, दूसरा कहेगा 120। तो विद्वानों ने क्या रास्ता निकाला? विद्वानों ने कहा हमेशा सबको छोटे वाला एंगल बताना है, हमेशा सबको छोटे वाला एंगल बताना है, एक्यूट एंगल बताना है। तो जब 2 लाइंस के बीच का एंगल पूछा जाए तो एक्यूट एंगल आपको बताना है। हाँ वो 90 आ रहा हो तो फिर तो 90 बताओगे, नहीं तो फिर आपको एक्यूट ही बताना है। बात क्लियर हुई भी? तो एक ही एंगल निकालना होता है एक्यूट वाला, 90 से छोटे वाला। दूसरा बताना हो तो 180 से माइनस करके आ जाएगा बच्चों। तो मान लेते हैं ये वाला हमारा 90 से छोटे वाले, मान लो ये एंगल हमारा है ये थीटा, ये एंगल हमें फाइंड करना है। एक्स एक्सिस बना लो बच्चों, ये बना दिया बच्चों हमने एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा 1 है और ये वाला एंगल थीटा 2 है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। ये हमें गिवन ही होंगे, एक्चुअली ये लाइंस तो आपको गिवन होंगी ना। अरे भाई लाइंस गिवन है तो इंक्लिनेशन तो पता ही होंगे आपको। बच्चों ये वाली जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन थीटा 1 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप होगा tan थीटा 1। दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा 2 है, तो उसका स्लोप होगा बच्चों tan थीटा 2। तो tan थीटा 1 और tan थीटा 2 बच्चों। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बच्चों थीटा। देखो ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये थीटा 2 है और ये थीटा 1 है। क्या रिलेशन होता है भाई? याद करो कोई प्रॉपर्टी, याद आई? याद आई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सुना है नाम? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये इधर 2 एंगल के सम के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा 2, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा 2 होता है। हमें क्या फाइंड कर रहे हैं? हमें फाइंड करना है थीटा। तो भाई थीटा का वैल्यू क्या आ गया? थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो भाई यदि आपको इंक्लिनेशन गिवन हो लाइंस के और उनके बीच का एंगल निकालना हो फिर तो ऐसे ही निकाल दोगे आप। जो उनके इंक्लिनेशन है उनको आप माइनस कर दोगे तो उनके बीच का एंगल आ जाएगा बच्चों। और यदि आपको स्लोप गिवन है तो फिर इसको स्लोप के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें 10 लाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप 10 ले लीजिए दोनों साइड। दोनों साइड क्या ले लो? 10। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? tan a माइनस बी वाला। याद है क्या रे अब तक tan a माइनस बी का फॉर्मूला? तो ये बन जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। अब बच्चों tan थीटा 1 तो कितना है? m1 और tan थीटा 2 कितना है? m2। सो क्या बन गया? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो भाई tan थीटा का ये वैल्यू आ गया है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब बच्चों देखिएगा जैसे कहा था जब आप ये tan थीटा से निकालोगे तो यहाँ से थीटा के 2 वैल्यू आ सकते हैं या 2 आने चाहिए। एक 90 से छोटा एक 90 से बड़ा आना चाहिए। हमें कौन सा लेना है?
हमें लेना होता है 90 से छोटे वाला, मतलब कि एक्यूट एंगल लेना होता है, मतलब थीटा को हमें एक्यूट रखना है। अरे भाई थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा कैसा होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, तो टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन इधर वाला जो वैल्यू है वो तो नेगेटिव भी आ सकता है, m1 माइनस m2 लिखा है, 1 प्लस m1 m2 लिखा है, ये तो कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये वाला कैसा है, पॉजिटिव हमें लाना है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगा देते हैं हम यहाँ, मोड़। समझ में यहाँ मोड़ क्यों लगाते हैं भैया, हमें एक्यूट एंगल निकालना होता है और थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, तो इधर वाले को भी पॉजिटिव बनाने के लिए हमने मोड़ लगा दिया जी। ये है बच्चों फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या स्ट्रेट लाइन में ही, इसके अलावा भी बाकी चैप्टर्स में बहुत यूज होता है। इसके अलावा भी आपको फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है। ये पूरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है, इसका जो बेसिक पार्ट है वो फिजिक्स में भी काफ़ी यूज होता है, ये स्लोप निकालना, एंगल निकालना। और यदि आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो अब तक यूज भी होना शुरू हो गया होगा शायद। तो बच्चों टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूले कुछ स्पेशल केसेज हम डिस्कस कर लेते हैं, एक दो। आइए एक दो केसेज डिस्कस करते हैं इसके। एक बार फॉर्मूले को यहाँ फिर से सामने आप लिख लो अपने, टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। ये है बच्चों पहला केस। इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल और कॉन्सिडेंट। जब भी एंगल से रिलेटेड कुछ भी बात चलती है तो वहाँ पैरेलल और कॉन्सिडेंट को एक ही जैसा कंसिडर करके काम चला लेते हैं। तो लाइंस पैरेलल हैं या कॉन्सिडेंट हैं तो थीटा क्या होगा भाई, यदि दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे, कहेंगे 0 डिग्री है। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। और भाई यदि थीटा 0 है तो टेन थीटा भी कितना है, टेन थीटा भी बच्चों 0 है। टेन थीटा को आप 0 कर दो तो टेन थीटा 0, तो ये राइट साइड वाला भी 0 होना चाहिए। और कोई भी आपका रेशो 0 कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर 0 हो जाए। तो मतलब कि क्या बन गया, m1 इज इक्वल टू m2। इंपॉर्टेंट बात है भैया, याद कर लेना एकदम। यदि लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफ लाइंस आर perpendicular, if lines are perpendicular then theta is equal to 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा और थीटा 90 है तो इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। टेन थीटा नॉट डिफाइंड होगा। आप कोई भी रेशो आपका नॉट डिफाइंड कब होता है भाई, रेशो नॉट डिफाइंड तब होता है जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। मतलब कि 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, सो m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है बच्चों। दोनों कंसेप्ट याद हो गए, लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होंगे, लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा बच्चों। अब जैसे मान लो आपको एक लाइन का स्लोप गिवन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकाल दोगे ना। अभी जैसे लाइन का स्लोप मान लो 2 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/2 होगा। आओ ये फॉर्मूला याद करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए इससे हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई आसान क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक क्वेश्चन तो ये बनते हैं भी आपको ना दो लाइनें गिवन होंगी, लाइन में दो पॉइंट गिवन होंगे और कहेगा बताओ ये पैरेलल है या नहीं, परपेंडिकुलर है या नहीं, ऐसी बातें आपसे पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा, आपको लाइंस के स्लोप गिवन होंगे, कहेगा इनके बीच का एंगल आप बताओ क्या होगा। ठीक है ना, तो पहले तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन निपटाते हैं, फिर पैरेलल परपेंडिकुलर वाले करते हैं। देखो जी एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए पहले, find angle between the lines whose slopes are
3/4 एंड -1/7। 3/4 एंड -1/7। तो कैसे करेंगे भाई बच्चों, ये आपका हो गया m1, ये हो गया m2। किसी को भी m1 m2 मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में तो मॉड लगा हुआ है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, मॉड ऑफ m1 मतलब 3/4 माइनस m2 -1/7, 1 प्लस m1 m2। इसको वही बच्चों आप सॉल्व कर लोगे तो क्या बन गए, प्लस साइन बन जाएगा बस, और फिर एलसीएम ले लोगे आप तो ये बन जाएगा 21 + 4। नीचे आप देखो क्या बनेगा 28 - 3। ऊपर भी देखो 25, नीचे भी देखो 25, तो कुल मिला के ये वैल्यू आ गया 1। तो tan थीटा का वैल्यू बच्चों आ गया है 1, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा बच्चों 45 डिग्री। अब यदि कोई कहता है कि इनके बीच का एंगल 135 डिग्री है तो उसका भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 45 कह दिया तो सबको ये पता चल गया कि दूसरा एंगल भी बनेगा और 135 होगा। देखिए कैसे, ये जैसे ये दो लाइनें हैं, आपने कह दिया कि इन दोनों के बीच का एंगल ये, मैंने 45 निकाल दिया, तो अपने आप ही ये वाला एंगल तो 135 हो गया ना रे भाई। ऐसी लाइन टोटल 180 होगा, तो ये 45 तो 135। तो दूसरा 135 बताने की आपको जरूरत नहीं होती, आप जैसे ही 45 बताते हैं तो उससे ही आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। बात क्लियर है ना भाई। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब बाकी दूसरे वो करा देते हैं आपको थोड़े से पैरेलल और परपेंडिकुलर देखने वाले जी। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, स्टेट वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नेदर। तो बच्चों ये आपको लाइंस गिवन है, दो लाइन आपको गिवन है, तो इनको आपको देख के बताना है इनमें से ये लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या उनमें से कोई नहीं है बच्चों। तो आइए सिंपली इनमें क्या करना पड़ेगा आपको भाई, स्लोप निकालेंगे। स्लोप सेम आ गए तो पैरेलल, और स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो परपेंडिकुलर, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर। तो आइए करते हैं इसको। पहला पार्ट में गिवन है आपको, एक लाइन है थ्रू 5,6 एंड 2,3, दूसरी लाइन है थ्रू 9,-2 एंड 6,-5। तो भाई सबसे पहले जो फर्स्ट वाली लाइन है उसका स्लोप हम फाइंड करेंगे m1। तो इससे इसको माइनस कर लो, इससे इसको माइनस कर लो, बात एक ही होता है। तो इधर से इधर कर लेते हैं आज, 6 - 3/5 - 2। तो बच्चों ये आ गया 3/3, और 3/3 का वैल्यू होता है 1 बच्चों। अब बच्चों दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे m2। तो इसमें भी इधर से इधर ही माइनस कर लेते हैं। सो -2 - -5 तो +5 हो जाएगा, और 9 - 6, तो ऊपर बच्चों 3, नीचे भी 3, और ये आ गया 1। सो m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। m1 m2 दोनों का वैल्यू सेम आ गया है बच्चों, इसलिए लाइंस पैरेलल होंगी। एक पार्ट और कर लेते हैं चलो इसका। इसमें पहली लाइन गिवन है बच्चों थ्रू 2,-5 एंड -2,5, और बच्चों दूसरी लाइन गिवन है थ्रू 6,3 एंड 1,1। तो इसमें बच्चों बिल्कुल वैसे ही चेक करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे m1। पहली लाइन का स्लोप निकालो जी, किधर से किधर भी माइनस कर लो, इधर से इधर ही कर लो। चलो -5 - 5 अपॉन 2 -2 मतलब कि 2 + 2, तो ये आ गया -10/4 मीन्स -5/2। अब बच्चों सेकेंड लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे m2। तो इसे इधर माइनस करो, 3 - 1 अपॉन 6 - 1, सो इट्स 2/5। m1 आया -5/2, m2 आ गया 2/5। देख के लग रहा है दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा। सो m1 into m2 is -5/2 into 2/5 is equal to -1। m1 m2 -1 आ गया बच्चों, therefore lines are perpendicular। ये साइन तो जानते हो ना परपेंडिकुलर का भी, सो लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको कहीं, तो आराम से सॉल्व कर लोगे। पैरेलल या परपेंडिकुलर देखना होगा। इसमें एक छोटा क्वेश्चन और ये भी हो जाता है, जैसे ऐसे ही सबको दिया हो, यहाँ 1 की जगह x लिख दिया
और कह दिया दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, एक्स का वैल्यू फाइंड करो, तो कर लोगे बिल्कुल वैसे ही, स्लोप निकालोगे, फिर दूसरी लाइन का स्लोप निकालोगे, परपेंडिकुलर होगी तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल पुट कर देंगे बच्चों, तो उससे यदि कोई अननोन होगा उसका वैल्यू निकल जाएगा भाई। बच्चों एक और टाइप के सवाल इससे मिल जाते हैं, आपको एक ट्राइंगल या एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी इससे जानकारी पूछ लेता है। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल, आपको 3 पॉइंट गिवन होंगे और कहेगा बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है, तो वहाँ यही हम परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगाएंगे। या ऐसे स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए भी पूछ लेता है। तो एक छोटा है क्वेश्चन, चलो ऐसा कर लेते हैं भाई। ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, show that 4,4, 4,4, 3,5 and -1, -1 are the vertices of a right angled triangle, बच्चों ऐसा करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको ये दिखाना होगा कि दो साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ऐसा आपने दिखा दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसे एक डायग्राम से बना लेते हैं, यहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल जैसा डायग्राम बना लेते हैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कैसे यूज करना है। अब वैसे देखो यहाँ देख के ऐसे नहीं पता कर सकते आप कि भाई कौन से पे बना होगा 90 डिग्री, इस पे भी 90 बन सकता है, इस पे भी बन सकता है, इस पे भी बन सकता है। वो स्लोप निकालने के बाद ही पता आपको चल पाएगा बच्चों। ऐसे हम फिलहाल कुछ भी लिख देते हैं, मान लो यहाँ ए ले लिया, यहाँ हमने बी लिख दिया, यहाँ हमने सी लिख दिया। ए मान लेते हैं भैया 4,4 वाले को, बी ले लेते हैं 3,5 वाले को, और सी ले लेते हैं -1 वाले को। अब बच्चों अब स्लोप फाइंड करेंगे। सबसे पहले किसका स्लोप फाइंड कर लो भैया, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं भी। माइनस कर लो 5 - 4 अपॉन 3 - 4, -1 आ गया जी। फिर बच्चों फाइंड करो स्लोप ऑफ ए सी, क्या आ जाएगा जी, उधर से इधर माइनस कर लेते हैं, चलो 4 + 1 अपॉन 4 + 1, ये बच्चों आ गया है 1। अभी तो किस्मत अच्छी है हमारी, वो -1 ये 1 आ गया। ऐसे भी हो सकता था इनका प्रोडक्ट ना -1 आ पाता, तो फिर हमें इसका स्लोप निकालना पड़ता भी। तो आप देखो इसका स्लोप -1 है और इसका स्लोप +1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना बन रहा है। यदि इसको हम एक बारी m1 और इसको एक बारी को हम m2 कह दें, सो देयरफॉर m1 × m2 इज इक्वल टू -1। m1 m2 इक्वल टू -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर AB is perpendicular to AC. AB is perpendicular to AC means angle between AB and AC is 90 degree. Means angle BAC is equal to 90 degree. तो इस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो चुका है। और किसी ट्राइंगल का यदि एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। Therefore, triangle is right angle. तो बच्चे प्रूव हमने कर दिया है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हमने बिना पाइथागोरस थ्योरम किए ही प्रूव कर दिया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसी बच्चों रेक्टेंगल प्रूव करने को कभी आपसे कहेगा तो उसमें भी आप कर सकते हैं। उसमें भी आपको जो साइड्स होंगी उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, तो उससे साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और यदि साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटर आपका रेक्टेंगल बच्चों बनता है। बात क्लियर हुई बच्चों भी। तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन इनसे किए जा सकते हैं। तो मेनली तो एंगल बिटवीन टू लाइंस में आपने देख लिया। ये परपेंडिकुलर वाली जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत जगह यूज होती है। ठीक है भाई। पैरेलल वाली इतनी आसान है, वो सबको ऐसे ही समझ में आ जाती है, ऐसे ही याद ही रहती है।
उसके बाद आपने ये एंगल वाले सवाल कर ही लिए, 2 लाइंस का स्लोप गिवन है, उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। या इसमें एक ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि उसमें क्या होगा, आपको एक लाइन का स्लोप गिवन होगा, दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करना होगा, उन लाइंस के बीच का एंगल आपको गिवन होगा। या इनसे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बच्चों, ठीक है भाई। तो अब ध्यान से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अब अच्छा वाला चैप्टर शुरू हो गया है, ठीक है भाई। रोज रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहना है भाई, ठीक है ना। चलो तो मेहनत से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।